हेलो स्टूडेंट्स, हम मार्केंशिया के स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में। तो हमने उसमें देखा था कि जब स्पोरोफाइट डेवलप होता है एक जाइगोट की एक कोशिका से, उसमें क्वाड्रेंट बनता है पहले, और फिर जो कोशिकाएं कैप्सूल पार्ट इसका स्पोरोफाइट का बनाने वाली हैं आगे चल के, उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहर की कुछ कोशिकाएं अलग से सेपरेट होती हैं जिन्हें एम्फीथीशियम कहा जाता है, और अंदर वाली कोशिकाएं एंडोथीशियम कहलाती हैं। और ये एंडोथीशियम आर्चिस्पोरियम के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो इकट्ठा होती हैं और ये अल्टीमेटली डिवीजन करके स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो स्पोरोजिनस मास होता है उसमें से आधी कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हर स्पोर मदर सेल में 4 स्पोर्स बनते हैं। स्पोर टेट्राड के रूप में वो व्यवस्थित रहते हैं। बाकी की जो आधी सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वो स्पोर मदर सेल नहीं बनती है, और वो एक तरीके से स्टेराइल जो सेल्स होती हैं जिनको हम इलेटर मदर सेल्स कहते हैं, उसकी तरीके से वो कार्य करती हैं, इलेटर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। ये सेल जो हैं वो सिंपली जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसकी कोशिकाएं होती हैं, और ये लंबी हो जाती हैं, स्पिंडल शेप की हो जाती हैं, और इनको हम इलेटर्स कहते हैं। इलेटर्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि इसमें स्पोर मदर सेल की तरह मियोसिस नहीं होता, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं प्रकृति में, और ये स्पोर्स के बाहर निकलने में, कैप्सूल से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। जो मेच्योर स्पोरोफाइट है मार्केंशिया का, उसका अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है मार्केंशिया का स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइट के और दूसरे स्पोरोफाइट भी 3 पार्ट इनके मुख्य होते हैं जो कहलाते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। तो इसमें से जो फुट वाला पार्ट होता है वो बेसल पोर्शन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और ये स्पोरोफाइट को आर्चिगोनिया की जो आर्चिगोनियोफोर की जो डिस्क है उसमें सपोर्ट का काम करता है, स्पोरोफाइट को फिक्स करने का काम करता है। पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है, और ये गैमेटोफाइट जो है उससे न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। दूसरा जो पोर्शन है जो फुट और कैप्सूल के बीच में पाया जाता है, जिसे सीटा कहा जाता है, और ये सीटा जो है वो भी पेरेन्काइमेटस होता है, शॉर्ट होता है। ये फुट को कैप्सूल से कनेक्ट करता है, और जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं, जो स्पोरोफाइट डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, उसमें तो सीटा बहुत एक छोटा सा जोन, छोटे से क्षेत्र के रूप में ये व्यवस्थित रहता है। लेकिन जैसे जैसे कैप्सूल मैच्योर होता जाता है, ये जो सेल्स होती हैं सीटा की, इसमें बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं, और इलोंगेशन होता है इन सेल्स का, जिससे ये सीटा जो है वो लंबाई में बढ़ता है। और ये जैसा अभी अपन ने डेवलपमेंट में देखा था, कैलिप्ट्रा डेवलप होता है वेंटर सेल से, जो कैप्सूल को कवर करके रखता है। तो जैसे जैसे कैप्सूल मैच्योर होता है, ये सीटा जो है इसको कैप्सूल को कैलिप्ट्रा से बाहर धकेलता है, और उसके बाद में कैलिप्ट्रा पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है पेरिगाइनियम, और फिर फाइनली पेरिचीटियम। तो ये तीनों लेयर से इसको बाहर की तरफ धकेलता है, और कैप्सूल के एक तरीके से स्पोरोफाइट के इलोंगेशन में हेल्प करता है। तीसरा जो पोर्शन है कैप्सूल वाला रीजन, जिसमें स्पोर्स होते हैं, वो कैप्सूल वाला जो रीजन है मार्केंशिया में वो येलो कलर का है, पीले रंग का होता है, एक ओवल स्ट्रक्चर है। इसमें सिंगल लेयर इसकी जैकेट है, स्टेराइल जैकेट होती है सिंगल लेयर, और उसमें बहुत सारी इन जैकेट सेल्स में थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं।
कैप्सूल में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो स्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीज़न के बाद में बने हुए होते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और दूसरे इसमें इलोंगेटेड कुछ मल्टी सेलुलर स्पाइरल स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जो कि ये ईलेटर्स कहलाते हैं। तो कैप्सूल में हमें ईलेटर्स और स्पोर्स ये दोनों दिखाई देते हैं। स्पोर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट गोल होते हैं और इनका जो साइज़ है वो करीब 30 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में। और स्पोर की जो वॉल है, यहाँ हम देख रहे हैं स्पोर की जो वॉल होती है वो आउटर थिक एक्सोस्पोर, और जो अंदर की तरफ वाली लेयर है उसको एंडोस्पोर कहा जाता है, उसमें विभाजित होती है। और इलेटर्स इस तरीके के स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। जो स्पोर्स हैं वो उसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म मिलता है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो मार्केंशिया के कैप्सूल में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से बने होते हैं, और ईलेटर्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफिटिक टिश्यू का पार्ट होते हैं, और ये उन कोशिकाओं से बने होते हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो मार्केंशिया के कैप्सूल में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, करीब 3 लाख स्पोर पर कैप्सूल पाए जाते हैं। और ये जो कैप्सूल है वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ होता है। सबसे अंदर की तरफ कैलिप्ट्रा है, उसके बाद वाली जो लेयर है वो पेरिगाइनियम कहलाती है, और इसके बाद वाली लेयर पेरीचीटियम कहलाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आर्चिगोनियल डिस्क पे आर्चिगोनिया जहाँ लगे थे लटके हुए, वहीं पे स्पोरोफाइट या फुटसीटा कैप्सूल का निर्माण होता है। और ये कैप्सूल भी इस तरीके से पेंडुलस उल्टे लटके हुए होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका डेhiscence होता है, प्रस्फुटन होता है। और जैसे जैसे ये जो सीटा है वो लंबाई में बढ़ता है जब मेच्योरिटी के टाइम पे, और इसको कैप्सूल को लेयर्स जो हैं 3 लेयर्स अभी हमने बात की, कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरीचीटियम, इससे इसको ये बाहर निकालता है। और जो सिंगल लेयर्ड कैप्सूल की वॉल है उसमें लंबाई में ये इस तरीके से कुछ ये टूटने लगता है कैप्सूल। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल्व डेवलप हो जाते हैं जो कि ऊपर से लेके मिडिल रीजन तक जाते हैं। जस्ट लाइक बनाना को अगर हम जैसे छिलका हटाते हैं, लगभग उसी तरीके से ऊपर से लेके आधे तक ये बनाना के छिलकों की तरह कैप्सूल जो है वो खुलता है। और जो इसकी जैकेट की जो सेल्स होती हैं उसमें जो एन्युलर थिकनिंग होती है उसकी वजह से ये जो वॉल्स हैं वो बैकवर्ड रोल करते हैं, पीछे की तरफ रोल हो जाते हैं, जिससे जो स्पोर्स और इलेटर्स हैं वो बाहर की तरफ खुल जाते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं। और उसके बाद में इलेटर्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो स्पोर मास को ढीला करके और इन स्पोर्स को हवा में बिखेर देता है, या हवा में ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इस तरीके से कैप्सूल में से ये स्पोर्स बाहर निकल गए हैं। अब अगर हम ये स्पोर्स जो हैं वो धरती पे आ जाते हैं और ये करीब 1 साल तक धरती पे ज़िंदा रहते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और
ये इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देने लगता है, ग्रीन हो जाते हैं। और फिर ये स्पोर जो हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें होता है, जिससे एक छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है। और छोटी सेल से ये राइजोइड नुमा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो ये राइजोइडल सेल बन जाती है। और फिर उसके बाद में जो बड़ी सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। और जो एपिकल सेल होती है वो ज़्यादातर 2 कोशिकाओं वाली होती है, 2 सेल्ड एपिकल सेल होती हैं, एपेक्स होता है। और इसमें से एक सेल जो है वो एपिकल सेल की तरह कार्य करती है और इसकी लेटरल साइड से ये कटिंग फेसेस होते हैं, जिससे ये इसका गैमेटोफिटिक थैलस का पार्ट बना लेती है। तो मार्केंशिया जो है वो डायोशियस प्लांट है। इसमें 2 स्पोर्स जो टेट्राड बनते हैं उसमें से 2 स्पोर तो मेल थैलस बनाता है और 2 स्पोर फीमेल थैलस का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्केंशिया जो है उसके जीवन चक्र में काफ़ी स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो स्पोर है वो हैप्लॉइड है जो गैमेटोफाइट बना रहा है। और फिर इस गैमेटोफाइट पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है और उसमें स्पोर्स लगते हैं, जिससे वापस गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो हम इसको समराइज़ कर सकते हैं, पूरे मार्केंशिया की लाइफ साइकिल को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ मार्केंशिया का जो थैलस है, जो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट होते हैं, मेल प्लांट पे ये एंथ्रीडियल डिस्क में एंथ्रीडिया लगते हैं और फीमेल प्लांट में आर्चिगोनियल डिस्क पे इस तरीके से आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। ये जो है एंथ्रीडिया जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया का, और आर्चिगोनिया ऐसे फ्लास्क शेप होती है। उसके बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। एंथ्रीडिया में एंथ्रेजॉइड बनते हैं, मेल गैमीट्स जो हैं वो एंथ्रेजॉइड कहलाते हैं। यहाँ तक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही चल रहा है और फीमेल गैमीट जो है वो एग के रूप में आर्चिगोनिया में पाया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो बनता है या oospore जिसे कहते हैं, वो गैमेटोफिटिक फेज़ का अंत और स्पोरोफिटिक फेज़ की शुरुआत है। और इस oospore या जाइगोट में डिवीज़न होने के बाद में ये ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है और इससे एम्फिथीशिया और एंडोथीशियम और स्पोरोजिनस मास एंड स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जो यंग स्पोरोगोनियम या यंग स्पोरोफाइट है उसका निर्माण होता है। और फिर एक मैच्योर स्पोरोगोनियम में या स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल हमें नज़र आते हैं, स्पोर मदर सेल्स, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद में स्पोर्स बनते हैं। और कुछ सेल्स जिनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता वो कुछ लंबी हो जाती हैं, स्पाइरल शेप की हो जाती हैं, और उनको हम ईलेटर्स कहते हैं। तो स्पोर मदर सेल में विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये स्पोर बन जाते हैं और जो स्पोर टेट्राड हैं उनमें ये 4 स्पोर होते हैं, जिनमें से एक स्पोर यहाँ पे आया और इस स्पोर के जर्मिनेशन से फिर से गैमेटोफाइट बनता है। अगर वो मेल गैमेटोफाइट है तो उस पर ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है और एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं, और अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो इस पर आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से मार्केंशिया की पूरी लाइफ साइकिल, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट रूप से होते हुए संपन्न होती है। और मार्केंशिया का इस तरीके से हम जीवन चक्र को डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।